नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल DG2 दोनों एग्जाम्स के लिए नॉन टेक के क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं। हम इसमें आपको राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है उससे जनरल अवेयरनेस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे, साथ में आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। लास्ट तक जरूर देखिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए रेगुलरली वीडियोज प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि हो सके तो शेयर भी जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए रेगुलरली इसी प्रकार की वीडियोज प्रोवाइड करवाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जरूर कमेंट कीजिए यदि आपको आंसर पता है तो, और केवल आंसर नहीं बताई जाएंगी, आपको वो भी लिखवाया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि चारों ऑप्शन को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। आप अपना कमेंट कीजिए, आपको क्या लग रहा है इसका आंसर। वैसे तो आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप सभी ने सही किया होगा। दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। अब चलिए मैं आपको ऑप्शन बता दूं, क्या पता आपकी ऑप्शन से आंसर आ जाए। तो असम में जो आपको है वो नोट कर लेना है, मानस अभ्यारण्य, और दूसरा है आपको काजीरंगा। दो अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलते हैं। उड़ीसा में है क्या? असम में। तो असम में आपको नोट कर लेने कौन कौन से हैं। एक तो है मानस अभ्यारण्य असम में, और दूसरा है काजीरंगा। दोनों ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो क्या नोट करेंगे आप? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, और एक है आपके काजीरंगा। तो नोट कर लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन की तरफ एक्सप्लेन कर देते हैं। उत्तराखंड में सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको दो नामों से पूछा जा सकता है, जिसे आप कहते हैं जिम कार्बेट। जिम कार्बेट कहते हैं ना, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अभियान या उद्यान, उसका अभी नाम कर दिया गया है रामगंगा। तो आप नोट कर लीजिए, रामगंगा नाम से यदि पूछे तो भी जिम कार्बेट का पूछ रहा है, और आपको उत्तराखंड ऑप्शन करना है। गुजरात का सबको याद है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, और उत्तर प्रदेश में सबने नोट कर लिया दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन वही पूछा है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अभी अभी हम पढ़कर आए हैं। ऑप्शन की तरफ जाएंगे, सी गुजरात में। असम में मैंने आपको नोट करवा दिया, याद कर सकते हैं आप, मानस और काजीरंगा। मानस और काजीरंगा। और दूसरा है उत्तराखंड में, जो अभी हमने कहा रामगंगा, या फिर रामगंगा लिख लीजिए क्योंकि नया नाम इसका ये है, पहले जिम कार्बेट था। उत्तर प्रदेश में अभी आप पढ़कर आए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ है? तो आप कहेंगे बिहार में। इससे पहले हम आपको सफलता मंत्र की वॉल्यूम 2 से अवगत करवा देते हैं। नॉन टेक की 500 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चनों की एक पुस्तक निकाली है, सफलता मंत्र वॉल्यूम 2। पहले पार्ट में हमने 250 क्वेश्चन शामिल किए थे, और इसमें 500 जो यूपीपीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2, DMRC, DRDO, इसरो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है नॉन टेक की। तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करके इसे ले सकते हैं, PDF फाइल है, आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 3 पुस्तक बनाई है, जिस पहली में 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, दूसरी में 500 प्लस है, और तीसरी पुस्तक दोनों को मिलाकर बनाई है 700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की पुस्तक है। आप लेना चाहे तो ई बुक डाउनलोड कर लीजिए, आप कहीं भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। आगे जो आपके सामने क्वेश्चन है वो कह रहा है जिम कार्बेट, तो अभी अभी किया है, ऑप्शन पढ़े हैं ना, उसी से आया है। जिम कार्बेट की जगह यदि आपको रामगंगा दे तो भी आप कर सकते हैं, तो वो आपका उत्तराखंड में है। असम में कौन सा है? बार बार ऑप्शन ये है ताकि आपको याद हो जाए, एक बार से याद न हो। तो मानस और काजीरंगा आपकी असम में है। उत्तराखंड में अभी आपने पढ़ा रामगंगा या फिर जिम कार्बेट। और आगे कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो आप कहेंगे दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा पूछ लिया है, काजीरंगा बताइए। असम की तरफ जाएंगे ना, असम वाला ऑप्शन कौन सा है? तो आप कहेंगे असम में है काजीरंगा, और ऑप्शन एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
आधुनिक भारत का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, इतिहास का क्वेश्चन है। कह रहा है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की स्थापना या अध्यक्षता किसने की। यहाँ मिसप्रिंट हो रखा है, आपको करना है अध्यक्षता किसने की, यानी कि प्रथम जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की। तो मैं आपको बता देता हूँ, चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन चारों एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, आप देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं, जिनके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ए.ओ. व्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की 1885 में, ए.ओ. व्योम। और जो आगे है व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनका पूरा नाम था। इन्होंने 25 दिसंबर 1885 को कलकत्ता के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की 25 दिसंबर 1885, और कलकत्ता के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ये पूरा नाम है इसका, जहां अध्यक्षता हुई। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 8वां, जो कह रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन से, तो आप इजीली याद कर सकते हैं कौन थे, सबको पता है प्रार्थना समाज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डीआरडीओ यूपीपीसीएल में आ सकता है, याद कर लीजिए। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की संस्थापना की, उनके संस्थापक है। ज्योतिबा फुले के बारे में आप बताइए। राजा राम मोहन राय के बारे में बताइए। तो इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा 1828 में सती प्रथा पर रोक लगाई, या फिर सती प्रथा के अंत के लिए इन्होंने प्रयास किए। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम बताइए। गीता रहस्य। गीता रहस्य। कमेंट कीजिए, फिर हम आपके एक्सप्लेन करते हैं। आप कमेंट कर दीजिए ज्योतिबा फुले के बारे में बताइए, क्या है ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की संस्थापना किसने की। यदि ये आपसे पूछे तो आपको करना है ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज सबको याद है। और यदि हम एक और क्वेश्चन आपको बताएं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय उपद्रव का नेता किसे कहा जाता है, या भारतीय उपद्रव का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है। 3 लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, आंसर एक ही है और क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। तो भारतीय उपद्रव का पिता जब भी पूछे, आपको ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाना है, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ आपकी आत्माराम पांडुरंग सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो सबको याद है आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। इन्होंने नारा क्या दिया, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो आपको याद होना चाहिए दयानंद सरस्वती। यानी आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। ज्योतिबा फुले मैंने अभी अभी आपको बताया, सत्य शोधक समाज और गुलामगिरी पुस्तक भी ज्योतिबा फुले की है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के अंत के लिए ब्रह्म समाज, और बाल गंगाधर तिलक पुस्तक है गीता रहस्य गंगाधर तिलक की। और इन्होंने जो किया वो भी मैंने आपको बताया, भारतीय उपद्रव के पिता इन्हें कहा जाता है। केसरी व मराठा पत्रिका भी बाल गंगाधर तिलक की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर है। आपको 4 या 5 नए क्वेश्चन सीखने को यहाँ जरूर मिले होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है ओजोन परत को मापने की इकाई कौन सी है। तो ओजोन परत सबको याद होनी चाहिए। चलिए हम एक्सप्लेन से इसका आंसर लाते हैं, यानी कि ऑप्शन से। एम्पियर किसकी है, आप कहेंगे विद्युत धारा की। विद्युत धारा की एम्पियर है, और एम्पियर को ए से दर्शाते हैं, है ना। हर्ट्ज किसकी है, तो आप कहेंगे ये है आपके फ्रिक्वेंसी की, यानी कि आवृत्ति की। आवृत्ति की फ्रिक्वेंसी है। आवृत्ति की एक और बताइए तो आप कहेंगे साइकिल पर सेकंड, यानी कि चक्र प्रति सेकंड। डोप्शन किसकी है, तो आप कहेंगे ओजोन परत की, और ओजोन को O3 से दर्शाया जाता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो आपको बताना है 3, है ना। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। और वोल्ट किसकी है, तो वोल्ट ईएमएफ की है। विद्युत वाहक बल जिसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की है, यानी कि विभवांतर की है। तो ये इसकी वोल्ट होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। डोप्शन है ओजोन की, O3 इसका परमाणु होता है। तो ओजोन परत को मापने की इकाई है डोप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है
वुल्लर झील और डल झील कहाँ स्थित है? तो चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। वुल्लर झील और डल झील है आपकी जम्मू कश्मीर में। याद कर लीजिए, वुल्लर झील और डल झील जम्मू कश्मीर में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मणिपुर से है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील है आपकी मणिपुर में। अब लोकटक झील में एक और है, यहाँ संगाई पाया जाता है, संगाई हिरन है, वो पाया जाता है लोकटक झील पर। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान वो भी यही है। उसका नाम बताइए, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप क्या कहेंगी? आंसर कीजिए, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करवाया है, वैसे तो इसका आंसर बताया है कि कौन सा है। काबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है, वो लोकटक मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील पर। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। हमने डीआरडीओ और यूपीपीसीएल टीजी2 के लिए नॉन टेक की ई बुक पब्लिश की है। यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले सकते हैं, जिसमें 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो डीआरडीओ वाली प्लेलिस्ट में भी जरूर विजिट करें, वहां हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते रहते हैं। नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है वो कह रहा है, किरण के पास 50 रुपए हैं तथा 100 रुपए की कुल 85 नोट है। यानी कि 50 और 100 रुपए की 85 नोट है। यदि उसके पास कुल 5000 रुपए हैं तो 50 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको ऑप्शन के थ्रू इसका आंसर करना है चाहिए। कि मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किरण है, उसके पास 50 रुपए के भी नोट हैं और 100 रुपए के भी नोट है। अब पता नहीं कितने नोट है, n इंटू एन कर दीजिए, और टोटल उसके पास जो रुपए हैं वो 5000 है ना। तो इसे हम कैसे करेंगे, मैं इसे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी होगा और टाइम की भी बचत होगी। किस प्रकार से बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 रुपए की, तो देखिए 50 रुपए के मान लेते हैं। आपको आंसर में क्या ज्ञात करना है, 50 रुपए के नोटों की संख्या। तो मान लीजिए 50 रुपए के 30 नोट है, तो क्या होगा, 50 रुपए की 30 नोट है, यानी कि उसके रुपए कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 1500 रुपए हो जाएंगे। टोटल उसके पास 85 नोट है, यानी कि 30 तो हो गई 50 की। अब जो आपके बचे हैं 55, वो नोट होने चाहिए उसके 100 के, तो 100 के 55 होंगे, यानी कि 5500। रुपए कितने हो गए, दोनों को ऐड करेंगे तो हम कहेंगे रुपए हो गए 7000। लेकिन उसके पास तो टोटल कितने हैं, 5000 रुपए हैं, यानी कि 30 वाला आंसर नहीं होगा, है ना। इजीली इस प्रकार से कर सकते हैं ना, समझ रहे हो ना किस प्रकार से मैं आपको कह रहा हूँ। आगे मान लेते हैं उसके पास 50 रुपए के 50 नोट है, तो 50 रुपए की 50 नोट होंगे, यानी कि उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 2500 रुपये। यदि 50 नोट ये वाले हैं तो टोटल 85 में से 35 नोट वो वाले होंगे, यानी कि 100 के 35 होंगे, तो 3500 रुपये। 3500 और 2500 कितने होते हैं, आप कहेंगे 6000। तो लेकिन उसके पास तो टोटल 5000 रुपये ही है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है ऑप्शन वाला, उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 70 नोट, यानी कि 50 के 70 नोट है, तो आप कहेंगे कितने हो गए, 3500 रुपये। 70 ये हो गई, तो वो कितने बचे, 15 नोट, और 15 इंटू 100 के हैं, यानी कि 1500 रुपये। यानी कि अब आपका कह रहा है दोनों को ऐड करेंगे तो 5000 बन रहा है, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं। अभी आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। यदि एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है ना, तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए रेगुलर वीडियोज प्रोवाइड करवाते हैं। यदि हम 40 से करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि 50 से जब नहीं हुआ तो 40 से कैसे हो जाएगा, नोटों की संख्या, यानी कि 50 के नोट की संख्या ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। स्क्रीन पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पढ़ लीजिए। कह रहा है रोगी, डॉक्टर और मनुष्य। तो आपको पता है मनुष्य क्या होता है, वही रोगी होता है और वही डॉक्टर होता है, यानी कि मनुष्य दो भागों में बंटा है, आधे डॉक्टर है, आधे क्या है, रोगी है। तो मान लीजिए ये मनुष्य का सर्किल है,
जब भी आई तो उनके शब्दों को देखना है और देखता है किससे संबंधित है, कैटेगरी देखनी है। मनुष्य ही डॉक्टर होते हैं और मनुष्य ही रोगी होते हैं, तो इस प्रकार से बनेगा, आप इजीली कर पाएंगे। आपको शब्द देखना है और देखना है कि वो एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो कह रहा है मनुष्य, ये मनुष्य का सर्किल बन गया। अब डॉक्टर, डॉक्टर कोई जानवर थोड़ी ना होगा, होगा तो मनुष्य ही ना, यानी कि मनुष्य के अंदर आएगा। और आधे डॉक्टर होंगे, आधे रोगी होंगे। तो इस प्रकार से आप इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और वेन आरेख या फिर वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपके डीआरडीओ एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एसटीएबी के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं आप, तो ये सबको पता है। और ऐसे क्वेश्चन डीआरडीओ भी देता है जो सबको इजीली पता होते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य ऑप्शन दे रखे हैं। अशोक के बारे में आप जितना जानते हैं उतना लिखिए, पढ़ने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि असम के जो अशोक के जो लिखित अभिलेख है ना, उनको पहली बार पढ़ने में किसने सफलता हासिल की, तो जेम्स, इनका नाम है जेम्स, जेम्स प्रिंसेप, ये नाम आता है प्रिंसेप। इन्होंने अशोक के पहली बार अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की। अशोक की एक पुत्र महेंद्र और दूसरी पुत्री थी संघमित्रा। और महेंद्र बोधि वृक्ष लेकर श्रीलंका गए थे और वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बौद्ध धर्म का श्रीलंका में प्रसार या प्रचार प्रसार किसने किया, तो अशोक के पुत्र महेंद्र ने। और वह बोधि वृक्ष लेकर गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा वृक्ष, तो बोधि वृक्ष लेकर गए थे। जितना पढ़ सकते हैं अशोक के बारे में, तो खैर जितना पढ़ा जाए उतना कम है, तो आप ये जरूर याद रख लीजिए। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर है, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने ये कभी युद्ध नहीं हारे थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा शासक है जो कभी युद्ध नहीं हारा था, अपने इतिहास का एक भी युद्ध समुद्रगुप्त नहीं हारा था, यानी कि महान योद्धा था। संगीत, यानी कि अच्छा गायक भी था, संगीत प्रेमी था। ये क्वेश्चन आते हैं कि संगीत प्रेमी निम्न में से कौन था, विष्णु का भक्त था। ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। और समुद्रगुप्त के बारे में एक खास बात है कि ये कभी युद्ध नहीं हारा था। इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर छप सकता है। समुद्रगुप्त के 2 ही क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा था और भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, ओजोन परत को मापने की इकाई। तो माय डियर, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। और यदि ये क्वेश्चन नहीं आया ना, तो एक और मैं बता रहा हूं इसी से रिलेटेड, वो भी छप सकता है। क्वेश्चन है ओजोन परत, है ना। तो ओजोन परत क्या है, ये है O3। ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 परमाणु होते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ओजोन परत को मापने की इकाई डॉप्सन है, ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि आपको दे रखा है। तो ये 2 क्वेश्चन याद कर लीजिए। यदि इनमें से कोई और क्वेश्चन आए तो वो भी एक्सप्लेन करेगा। चलिए कर देते हैं। जब एम्पियर आए ना, तो ये होती है विद्युत धारा की। और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, उनके तो ईजी है। हर्ट्ज है फ्रिक्वेंसी की, जिन्हें आप कहते हैं आवृत्ति, है ना, आवृत्ति। और वोल्ट किसकी है, तो वोल्ट है ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, पोटेंशियल डिफरेंस की, पीडी की, और वोल्ट की, यानी कि वोल्ट है विद्युत वाहक बल, पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्रकार से आप वोल्ट करते हैं, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो ये क्वेश्चन माय डियर छप सकता है, क्योंकि अभी अभी जो क्वेश्चन आया था एसटीएबी के, वह स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड
था कि महात्मा गांधी किस आंदोलन में शामिल नहीं थे, ऐसा क्वेश्चन शायद था। मैंने एसटीएबी के जो 3 दिन एग्जाम हुए थे उनके 3 वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। आप डीआरडीओ प्रीवियस ईयर पेपर की प्लेलिस्ट में जाइए या डीआरडीओ पेपर्स की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन देख लीजिए, उनमें से तो कोई रिपीट हो तो हमें क्या, सही करना है, तो आप उनको भी जरूर देखें। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। बंग भंग हम कहते हैं 1905 में हुआ। इजी याद कर लीजिए, बंग भंग 1905 में। 1907 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन की क्या खासियत थी बताऊं, इसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। और दूसरा, महात्मा गांधी इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं थे। कारण पता चला, 1915 में तो दक्षिण अफ्रीका से आए थे, तो 1907 में कैसे शामिल हो सकते थे, आप भी जानते हैं। और 9 जनवरी को आए थे, इसलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। याद कर लीजिए माय डियर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन बताने की आवश्यकता ही नहीं है, सबको याद है। 22 मई जैव विविधता दिवस। आप कमेंट करके बताइए 22 मार्च को क्या मनाते हैं। और 21 जून को पता है योग दिवस। और इस बार योग दिवस की थीम क्या थी, तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी या इम्यूनिटी, इस प्रकार की थीम थी 2022 के योग दिवस की। 22 अप्रैल 22 मार्च क्या मनाते हैं, वो आप कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन जरूर छपेगा, तो याद कर लीजिए माय डियर, इंपॉर्टेंट 4 आपके सामने लिखे हुए हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो जब भी गिर आए, ग से गिर, तो गुजरात की तरफ आपको जाना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। असम में पूछा जाता है, तो असम का है काजीरंगा और मानस। काजीरंगा और मानस दो आपको इंपॉर्टेंट छप सकते हैं, आपको यही याद करने हैं। काजीरंगा और मानस कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और उत्तराखंड में है जिम कार्बेट, है ना। तो ये याद कर लीजिए। जिम कार्बेट का अभी नया नाम क्या रखा है, कमेंट कीजिए। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट का नया नाम है। तो ये आपके माय डियर छप सकता है, यानी कि याद कर लीजिए। यदि आपको जिम कार्बेट के नाम से न पूछकर रामगंगा नाम से पूछे, तो भी आपको कौन सा करना है, तो आप करेंगे अपने उत्तराखंड में जिम कार्बेट या फिर रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, वर्तमान में राष्ट्रपति के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो सबको पता है राष्ट्रपति कौन है, सब कमेंट करेंगे द्रौपदी मुर्मू। क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया क्या, कोई नहीं, छोटा कर लेते हैं कलर का साइज। राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, है ना। और उनके मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है, तो वो बताइए आप। राजेश वर्मा, इसका राइट आंसर है राजेश वर्मा, जिन्हें द्रौपदी मुर्मू का यानी कि राष्ट्रपति जी का सचिव नियुक्त किया गया है। एनवी रमन्ना क्या है, तो एनवी रमन्ना 48वें नंबर के 48 नंबर के मुख्य चीफ जस्टिस है, यानी कि चीफ जस्टिस है। और यो ललित 49वें नंबर के हैं, जो डीआरडीओ ने अभी क्वेश्चन पूछा था 49 नंबर की कौन है आपकी चीफ जस्टिस, तो यो ललित है। और समीत कामार आपके डीआरडीओ के हेड है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि डीआरडीओ के पहले थे सतीश रेड्डी, और अभी चेंज होके 2022 में हो गए हैं समीर कामत। तो माय डियर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डीआरडीओ एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखा है, तो इन ई बुक को भी जरूर परचेज कीजिए, लिंक दे रखा है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर भी जरूर करें।